गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक है यूपीएसआई का स्पीड टेस्ट। संस्था में प्रत्येक शनिवार को 12 बजे दिन में स्पीड टेस्ट स्टार्ट होता है। शहर के किसी भी संस्थान से, किसी भी गांव से अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो संस्थान के दिए गए नंबर पर आप एक दिन पहले अपनी सीट लॉक करा लें और प्रत्येक शनिवार को यूपीएसआई का स्पीड टेस्ट होता है। उसमें सम्मिलित होकर के आप अपनी परीक्षा दे करके आप अपने आप को परखें कि आप कहाँ पर हैं, है ना, कहाँ तक आपकी पोस्ट आ रही है, किस रैंक पे हैं आप। तो आइए, संस्था में शनिवार को एसटी हुई थी, एसटी नंबर 1, उसका डिस्कशन आज हम सभी करेंगे। आज हमारी क्लास नहीं होगी, है ना। तो कौन सी, यानी क्लास 1 है, क्लास 1 है। क्लास 1 में स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। यानी कहने का मतलब, इसका नाम अगर पूछा जाएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। ये प्रकाशित कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सन 1840, दूसरा दिया है सन 1826, तीसरा ऑप्शन दिया है सन 1830 ईस्वी और लास्ट दिया है सन 1844। तो आप सभी क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप अपनी बुकलेट पर उसको टिक करते हुए जल्दी चलेंगे। मैं एक एक करके क्वेश्चन मिलवाऊंगा और आप सभी ने स्पीड टेस्ट दिया है तो आप उसको यहाँ से परख भी लेंगे। मैं इसका कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्यों होगा बी? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है 30 मई 1826, 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी का पहला समाचार पत्र, उसका नाम है उदंत मार्तंड, ये प्रकाशित हुआ था। इसीलिए 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा आयोग। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, इसीलिए हम 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उसका नाम है उदंत मार्तंड और कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों में कौन सा भेद है? इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है अपनी क्लास नंबर 4-5 नंबर क्लास पे, देखिए जाकर के हमारी, और उसमें हमने संज्ञा पढ़ाया था। तो संज्ञा में हमने कुछ वर्ड लिखवाए थे इससे संबंधित। तो वहाँ पर मानवता लिखवाया था, मनुष्यता लिखवाया है, बहाव लिखवाया है, ठंडक लिखवाया है, प्रार्थना लिखवाया है, बचपन है, बुढ़ापा है ना, और आपका उसी संबंधित है, प्रार्थना है, ईर्ष्या है, प्रेम है, ये सारे शब्द लिखवाए थे। तो हमने कहा था जिसमें प्रत्यय ता लगा होगा तो वो कौन सा संज्ञा होगा? अब देखो ऑप्शन भी बढ़िया रखे हैं। ऑप्शन दिया है गुणवाचक विशेषण, दूसरा दिया है जातिवाचक विशेषण, तीसरा दिया है भाववाचक संज्ञा और लास्ट दिया है प्रेरणार्थक क्रिया। तो बात यहाँ पर हो रही कि ये है क्या? अब देखो यहाँ पर मिसलिनियस क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। अभी तक मैं आपको एक टॉपिक के माध्यम से पढ़ा रहा था, कह रहा है ये 2 ऑप्शन विशेषण से संबंधित है या क्रिया से संबंधित या भाववाचक। हमने कहा था कोई भी शब्द दिया होगा अगर उसके लास्ट में ता शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर नंबर सी दिया हुआ है वो यहाँ पर सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, है ना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभी मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं है और यहाँ पर पूछा है कि इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, उसके लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत। इंद्रजीत का मतलब ही होता है कि इंद्रियों को जीत लिया है जिसने। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है उसका आंसर ए सही होगा। इंद्रपति दिया है, जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत पाई हो, जिसने इंद्रियों पर जीत पा ली हो उसे जितेंद्रिय बोलते हैं, और इंद्रियों को जिसने जीत लिया है उसे बोलते हैं इंद्रजीत। मेघनाथ को बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है से अलगाव। हमने इसको भी पढ़ाया है क्वेश्चन अपने टॉपिक टेस्ट में। देखिए कारक संबंधी जो बात मैं पढ़ा रहा था वहां पर ग्रामर में वही से क्वेश्चन है। से जो विभक्ति है अलगाव दिखाने के लिए किस कारक की विभक्ति का
बोधक है ये। तो संप्रदान के लिए होता है, कर्म को होता है, अधिकरण में पर होता है, अपादान होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर सही होगा। अगर करण के साथ आता तो राधा कलम से लिखती है, इसका मतलब से वहाँ कार्य करने से संबंधित होता। यहाँ पर अलगाव दिखा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये है। और उपनाम में पूछेगा कि अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। एक नाम और है विद्यापति का, एक नाम है मैथिल कोकिल। क्या कहते हैं इनको? मैथिल कोकिल भी कहते हैं, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव। और एक नाम है नव कवि शेखर, नव कवि शेखर पूछा जाएगा किसे कहा गया। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा पंचानन किसे कहते हैं, पंचानन किसे कहते हैं, तभी कहते हैं मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर, पंचानन, अभिनव जयदेव किसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी ऑप्शन दिया गया है वो आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तम पुरुष, ये भी मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन, आप देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम किस प्रकार के भेद का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है निजवाचक, दूसरा है पुरुषवाचक, तीसरा है संबंधवाचक और लास्ट दिया हुआ है निश्चयवाचक। तो मैंने कहा था कि उत्तम पुरुष सर्वनाम किसके अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत 3 होंगे, एक होगा आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मैंने पढ़ाया था अभी जल्दी पेपर में, और दूसरा होगा यहाँ पर मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होगा आपका अन्य पुरुष। यह बात आपको सर्वनाम टॉपिक मैंने पढ़ाया है, आप देखिए पीछे के वीडियो में मेरे, यहाँ पर मैंने लिखवाया था मैं दिया होगा, मुझे दिया होगा, ऐसा दिया हुआ है तो ये उत्तम पुरुष है। तुम शब्द दिया हुआ है या तुम्हें शब्द दिया हुआ तो ये आपका मध्यम पुरुष है। और यहाँ पर मैंने लिखवाया था उन्हें या फिर उनका शब्द दिया होगा, वो आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत इसमें आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पूछा है उत्तम पुरुष सर्वनाम किससे संबंधित है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंचन एक कृषांगनी युवती है। जब कृषाणु का कृषांगनी स्त्रीलिंग होता है तो यहाँ पर युवती शब्द लाने की जरूरत नहीं है। जब युवती शब्द नहीं लाएंगे, जैसे मैंने क्या कहा कि वह महिला विद्वान का विदुषी है, तो वह डायरेक्ट कहेंगे वह विदुषी है, इसका मतलब शब्द निर्माण संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी, वह महिला विदुषी है, वह महिला है ना, कहेंगे वह महिला विधवा है, गलत हो जाएगा, वह विधवा है, विधवा का मतलब वो महिला से संबंधित है। तो कंचन एक कृषांगनी युवती है, तो युवती शब्द नहीं लाना है, इसलिए यहाँ पर जो अशुद्धि हो जाएगी शब्द निर्माण की अशुद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर मैंने अपनी पहली क्लास में पढ़ाया था, ह्रस्व स्वर होते हैं 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋढ़, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो डी ऑप्शन दिया गया है वो आप सभी का सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, ये कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, ये भी किसी पेपर में जल्दी आया है आयोग के। और कफन, गोदान, गबन, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया होगा कि कहानियों के लेखक कौन है। अभी मैंने बताया नहीं है आपको, गोदान, गबन, कफन, इन सब के बारे में मैंने बात की है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो आप लगा देंगे प्रेमचंद को। अच्छा, बात आती है कुछ टॉपिक को भी मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर मिसलिनियस क्वेश्चन है। यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो संस्था में करवाया गया था, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कफन से संबंधित आप देख लेते, बाकी यहाँ पर 2-3 है, परीक्षा है, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, ये 3 नए टॉपिक से संबंधित है, फिलहाल इन्हीं की है। लेकिन कफन तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने उसको गोले में किया है। क्वेश्चन नंबर 9, जो 9 दिया हुआ है इसका आंसर होगा डी, यानी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छा, छा का क्रम किसके बाद मिलेगा? मैंने क्वेश्चन कहा था आधा का प्लस मूर्धन्य सा, इसके साथ आपको आना है। तो कहीं पर भी दिया हुआ है छा का क्रम किस वर्ण से पहले आता है, का से पहले आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका, 10 का कौन सा होगा? 10 का ए होगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने जल्दी पढ़ाया है।
है ना, पहली क्लास में अपनी मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर देखिएगा आप वीडियो बैक करके। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? क्वेश्चन पहला ये आया कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1955 से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत यानी आरंभ कब से हुई? 1955 में। किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, 1955 पर दिया गया। और कौन सी उनकी रचना थी? उसका नाम था हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी एक रचना थी। क्वेश्चन ये आ चुका है, किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी। कब दिया गया? 1955। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 से शुरुआत इसकी हुई है। क्वेश्चन बहुत बार आया है, लोअर पीसीएस के भी पेपर में भी आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1955। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी। उसके बाद में क्वेश्चन दिया है, बेमेल शब्द का चयन करना है। एक आभूषण दिया है, एक जेवर दिया है, एक अलंकार दिया है। तो इसका मतलब भी आभूषण, इसका मतलब भी आभूषण, इसका मतलब भी आभूषण। तो इन तीनों का मतलब आभूषण होता है। नागर का मतलब पूछेगा तो इसका मतलब चतुर होता है। तो यही क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा। और यह बात पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल से संबंधित है, यानी तीन एक ऐसे शब्द होंगे जो तीनों का अर्थ एक है, बाकी एक का अर्थ यहाँ पर अलग है। तो बेमेल शब्द कौन सा होगा? नागर। नागर का मतलब चतुर, बाकी सभी का मतलब जो होता है वो आपका आभूषण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, कपाट। कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? आपने न्यूज़ में सुना होगा, कभी कभी न्यूज़ चैनल पे लाइनें लोग पढ़ते हैं, या फिर डायरेक्ट आप न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि 1 अप्रैल से बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? तो किवाड़ का हो जाएगा कपाट, है ना। कपड़ा दिया है, कपड़ा का हो जाएगा करपट, कांटा का हो जाएगा कंटक। तो कपड़ा का तत्सम पूछेगा तो करपट होता है, कांटा का पूछेगा तो कंटक होता है, कमर से संबंधित वर्ड नहीं है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? किवाड़। दादी लोग घरों पे बोलती थी कि आप छत पर जो किवाड़ा है उसको आप बंद कर दीजिए, बोलते थे किवाड़ा, लेकिन वो वर्ड है किवाड़। और किवाड़ जो है इस समय किसमें है? वो तद्भव में है, लेकिन आप बोलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। कपाट का मतलब दरवाजा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन फिर आया, यह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि किस काल से संबंधित संत हैं। अब बात यह है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति काल कहा गया। भक्ति काल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास थे, कबीरदास थे, सूरदास थे, इन्होंने भगवान की महिमा का, भगवान राम, भगवान कृष्ण और कहीं न कहीं कबीरदास संत काव्य धारा से संबंधित है। तो तीनों लोगों ने भक्ति शाखा को बहुत ज़्यादा, है ना, बढ़ावा दिया, इसीलिए यहाँ इसका नाम पड़ा भक्ति काल। और भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में क्या हुआ था? आदिकाल का मतलब शुरुआती काल था, वीरगाथा काल था, प्रारंभिक काल था, है ना। बहुत सारे लेखकों ने इसके अलग अलग नाम दिए। मैं अपनी जो क्लास होगी हिंदी साहित्य के इतिहास में उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को डिस्कस करके बताऊंगा। बहुत बड़ा ये टॉपिक है। भक्तिकाल को भक्तिकाल कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्ति का वर्णन हुआ। रीतिकाल में बहुत सारी प्रथाएं बनने लगी, इसलिए इसको रीतिकाल कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इससे संबंधित होंगे। आधुनिक काल आज भी देखा होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो भी नए नए आज के लेखक हैं वो सब आधुनिक काल से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि ये जो कवि दिए गए हैं तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास, ये किससे संबंधित हैं? भक्ति काल से संबंधित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 दिया है उसका बी ऑप्शन इज राइट होगा। उसके बाद में अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस एषण जहां दिया होगा लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो डी ऑप्शन दिया गया है इस समय सही है। क्वेश्चन नंबर 15 अनु प्लस एषण। यहां पर अगर संधि पूछेगा तो संधि का मतलब ये है छोटा ऊ प्लस ए, इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है? जब इसका विसर्ग निकलेगा छोटा ऊ का मात्रा तो ये अन्ना आधा हो जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा, और वह जोड़ने के बाद यहाँ मात्रा जो लगी उसको लगाएंगे। ये दिया हुआ है। अब आगे का पीछे का जितना बचा हुआ था उसको आगे पीछे लिखना है। आपको ऐसे लिखा होगा, देखो यही दिया हुआ है।
अन्वेषण। ये बात पूछा है। यण संधि का रूल होता है, यण संधि में ऐसा रूल है, अगर संधि की बात अगर पूछेगा यहाँ पर कौन सी संधि है, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 में लगाएंगे अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण। यण संधि से संबंधित यहाँ क्वेश्चन होगा, इसका विच्छेद ये होगा, इनको जोड़ा गया है और एक नया शब्द बन करके आया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन जो दिया गया है वो सही होगा। अब बात आई है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण किसकी रचनाएं हैं। यूपी टेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है, जूनियर का पेपर जो प्रीवियस ईयर में हुआ है आप ढूंढिएगा, वहां पर क्रम लगाने के बारे में पूछा था। एक रचना आई थी तुलसीदास, रचना के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और एक रचना पूछा था कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इसका सीरियल लगाना था, इसका क्रम लगाना था। तो जिस क्रम में मैंने बोला है उसी क्रम में आपको लगा देना है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ये किसकी रचनाएं हैं, इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन इससे संबंधित हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आई है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आप भी गांव में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, कभी न कभी आपने इस लोकोक्ति को जरूर सुना होगा। लोगों की ये उक्ति है, उसी से बना है लोकोक्ति कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका मतलब परिश्रम अधिक लाभ कम। तो बहुत परिश्रम बहुत लाभ, परिश्रम बहुत लाभ बहुत, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, खोदा पहाड़ चूहिया, अच्छा पहाड़ खोदकर चूहिया निकालना, कम परिश्रम लाभ अधिक, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, बहुत परिश्रम बहुत लाभ बहुत थोड़ा, ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लाभ बहुत थोड़ा, इसका मतलब ये एग्जैक्टली है। ऑप्शन सारे एक जैसे थे, देखने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि ऑप्शन सही कौन सा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया हुआ है उसको देखेंगे। 17 में यही कह रहा है कि परिश्रम तो आपने बहुत किया है लेकिन उसकी जगह पर लाभ बहुत थोड़ा हुआ है। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका मतलब हो जाएगा 17 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वो सही है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य अभी मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं, मैं इसको पढ़ाऊंगा कि संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। संयुक्त वाक्य एक मुझे मिल गया है, अच्छा पूछा है कौन सा है, उसको चयन करना है। तो कह रहा कि काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर होगा वो और के साथ होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन और के हिसाब से जब भी दिया होगा और दिया है, किंतु परंतु लेकिन नहीं तो फिर भी वरन, ये सारे शब्द अगर दिए हुए तो इसका मतलब वो वाक्य कैसा होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो संयुक्त का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ेगा, दो काम जहाँ पर हो रहे होंगे उसी को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो काम करो और जाओ, इसका मतलब पहले काम करो, एक क्रिया वो हुई, दूसरी क्रिया होगी कि जाओ, तो दो काम जहाँ पर हो रहे हैं वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ए ऑप्शन दिया है इस राइट होगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अली और अली, अली माने भौरा, अली माने सखी, अनिल माने हवा, अनल माने आग, जलज जा दिया है तो कमल, दा, बस यही क्वेश्चन है जिसमें भी दा लगा होगा। यानी कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पर दा दिया है तो दा का मतलब आप ये कहेंगे ये बादल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बादल। बादल दिया नहीं है, यहाँ पर दिया क्या है, समुद्र, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यही पूछा है। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ, आदि माने क्या होगा, लत, लत का मतलब, इसका मतलब अभ्यस्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 सब कुछ सही दिया था। जलद, जलद का मतलब बादल होता है, जलद ही धा दिया होता अगर यहाँ पर तो आपका समुद्र राइट हो जाता। बस एक वर्ड बदल दिया, वर्ड बदलने के बाद क्या हुआ, उसका पूरा पूरा आंसर बदल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन जो दिया गया है वो सही होगा। फिर क्वेश्चन वही लौट के आया है कि बड़ी ई के साथ बड़ा आ जोड़ेंगे तो या बनाएगा, किस संधि से संबंधित है। अभी मैंने क्वेश्चन अन्वेषण में बताया था यण संधि से संबंधित होगा। बड़ी ई के साथ किसी चीज को आपको जोड़ना है, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है, किसी भी वर्ड के साथ जोड़ेंगे, जैसे छोटी के साथ जोड़ेंगे। एक वर्ड लिखा है इति प्लस आदि बराबर, यही चीज दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने छोटी ई के साथ बड़ा आ जोड़ दिया है। तो इति प्लस आदि बराबर क्या होगा, इत्यादि। और यही चीज यहाँ पर मांग रहा है कि या में बड़ा का मात्रा कहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब इत्यादि। यण शब्द से संबंधित होगा। गुण संधि में पूछेगा तो ए का मात्रा, ओ का मात्रा या फिर अर दिया होगा। वृद्धि में पूछेगा तो बड़ा आ, बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ दिया होगा। अयादि में पूछेगा, अयादि में होता है आय, आय, औ और आओ, ये चार होते हैं अयादि में, यहाँ से संबंधित।
तो इसका जो आंसर होगा ये डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, बड़ी ई प्लस बड़ा आ बराबर या किस सब संधि से संबंधित है, परिवर्तन होगा तो यड़ में परिवर्तन होगा। अब क्वेश्चन दिया है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। छंद को पिंगल भी कहा जाता है, छंदों का जन्मदाता आचार्य पिंगल, इसका दूसरा नाम पिंगल है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिला है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 21 का जो ए वाला ऑप्शन दिया है वो सही होगा। लिखा है आराम कुर्सी, इसको आपको क्या करना है, इसका आपको विग्रह करना है, तो विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आराम के लिए कुर्सी। अब देखो के लिए शब्द किस में आया है, अभी मैंने पढ़ाया तो है नहीं। के लिए किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर तत्पुरुष अगर समास दिया हुआ है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तत्पुरुष समास। कहाँ पर ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो डी दिया हुआ है वो एग्जैक्टली सही होगा। 22 का डी तत्पुरुष समास। पानी बह रहा था, अब देखो अभी मैंने इसको जल्दी पढ़ाया है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं, यही बात मैंने बताया था। संदिग्ध भूत में क्या कहा था कि पानी बह गया होगा, पानी बह गया होगा, संदिग्ध हो जाता। और एक दिया हुआ है हेतु भविष्य काल, इसका मतलब वो लिखवाया था कि वह आए तो मैं जाऊं, और ये हेतु भूतकाल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, हेतु मद भूतकाल, इसका मतलब हो जाएगा कि पानी बहता लेकिन ढक्कन बंद था, ऐसा दिया होता। हाँ, ढक्कन बंद किया गया, पानी बहता लेकिन मेड़ बंद की गई, ऐसा दिया होता तो हेतु मद भूत हो जाता। अब यहाँ पर जो आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का डी जो दिया गया है वो सही है। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, देखो अभी मैंने इसको फिर पढ़ाया है क्वेश्चन कि जब लास्ट में क्रिया के ऊपर जोर डाला जाएगा तो एक ही वाक्य होगा इसमें भाववाच्य। कृतवाच्य में लिखवाए थे, कृतवाच्य में राम बाजार जाता है, कर्मवाच्य में बाजार गया या पुस्तक पढ़ी गई, और यहाँ पर मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, तो सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, क्रिया के ऊपर जोर है, इसका मतलब कौन सा होगा, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो सी होगा, भाववाच्य। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 उपकार का मतलब होता है किसी के ऊपर आप उपकार करें, तो उपकार का जो विलोम पूछा है वो हो जाएगा आपका अपकार, तो अपकार वाला आंसर आप सभी को लगाना है। उपकार का जो आंसर होगा 25 का वो सी हो जाएगा, अपकार, है ना। फिर लिखा है कूप मंडूक होना, कूप मंडूक का मतलब कूप माने होता है कुआं, कूप मतलब होता है, कूप का मतलब होता है कुआं, और मंडूक का मतलब होता है मंडूक का मतलब होता है मेढक, कूप का मतलब कुआं, कुएं में जो मेढक होगा क्या होगा, कुएं के अंदर कोई मेढक है तो मान लो मेढक ऐसे ऐसे घूम रहा है तो क्या है, उसका सीमित ज्ञान होगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ए यही हो जाएगा। कुएं में अगर कोई मेढक है तो उसका दायरा कितना होगा, सीमित, तो अत्यंत सीमित ज्ञान। कुएं के बाहर उसको कुछ नहीं पता है कि क्या चीजें चल रही हैं, अभी वही समुद्र में होता तो उसको बहुत ज्यादा जानकारी होती, तालाब में होता, तो कूप मंडूक होना इसका मतलब सीमित ज्ञान होगा। कुएं में गिरना, घर में रहना, बहरा नहीं, पहला ऑप्शन सही होगा 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28 बहादुर शब्द किससे संबंधित, बहादुर शब्द लिखवाए थे, तमंचा लिखवाया था, कालीन शब्द लिखवाया था, उर्दू शब्द लिखवाया है। आप क्वेश्चन नंबर जो मेरी वीडियो है 1 2 3 नंबर वीडियो में जाकर के आप देखो, तुर्की शब्द से संबंधित मैंने लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर सी है इज राइट। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहली बात तो ये पूछा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आएंगी, 5 बोली आती है। कौन कौन सी, ब्रज भाषा, ब्रज लिखा हुआ है, ब्रज में लिख लेना, ब्रज भाषा फिलहाल सही है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आता है, कन्नौजी आती है, बघेली नहीं आती है। बघेली क्यों नहीं आती है, क्योंकि बघेली है पूर्वी हिंदी में, बघेली आती है पूर्वी हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए होगा। बघेली दिया है, ऑप्शन बहुत अच्छा बनाया था, बुंदेली अगर दिया होता तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती, ऑप्शन बहुत बढ़िया बनाया है। कन्नौजी पूछेगा तब भी आ जाएगी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली, और एक है हरियाणवी। बुंदेली और हरियाणवी ये 5 होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन बघेली दिया है, बघेली पूर्वी के अंतर्गत आती है, पूर्वी में आती है अवधी, छत्तीसगढ़ी और
बघेली, इसलिए इसका जो आंसर होगा 29 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो सरसों शब्द है, सरसों को आप न एक वचन में ला सकते हैं ना बहुवचन, दोनों वचनों में एक ही चीज रहता है, सरसों। ये क्वेश्चन कई बार आयोग ने पूछा, इसको ध्यान रखना है आप सभी को। तो सरसों आपका होगा एक वचन और दो वचन में समान रहेगा। दिए गए विकल्पों में से वधु का, ये लेखपाल में क्वेश्चन आया था इस बार के पेपर में, वधु का जो बहुवचन शब्द होगा इसके बारे में पूछा है, बहुवचन कौन सा होगा, वधुमें। बाकी ऑप्शन सही नहीं है, जो लिखे हुए हैं वो थोड़ा सा गलत टाइप किए गए हैं अशुद्ध वर्तनी से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर जो बी दिया हुआ है वो इसमें बिल्कुल सही है। जह तह मज्जा मास रुचिर लख परत बगारे, जित जित झिटके हाड़ से तु कहु कहु रत नारे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बीभत्स रस एक ऑप्शन दिया है, दूसरा अद्भुत रस दिया है, तीसरा भयानक रस दिया और लास्ट लिखा हुआ है आपका हास्य रस। अब देखो बीभत्स का मतलब घिन का मतलब इसका अस्थाई भाव पूछेगा तो घृणा होगा, अद्भुत रस का अस्थाई भाव पूछेगा तो क्या होगा, आश्चर्य होगा, हास्य रस का अस्थाई भाव पूछेगा तो हास हो जाएगा, और भयानक का अस्थाई भाव पूछेगा तो भय। अब इन लाइनों को पढ़ना है। जह ताम मज्जा मांस दिया हुआ, रुचिर लख परत बगारे, मांस से संबंधित कहीं पर भी आप मांस देख लेंगे, किसी भी जानवर का चिथड़ा हुआ पड़ा हुआ है। जित जित छिटके हाड़, कोई चिड़िया वहां पर आई, कोई बाज आया, कोई मरा हुआ जानवर उसका मांस नोच नोच के खा रहा है, झिटिक रहा है उसके हाड़ को, है ना। सेत कहूँ कहूँ रत नारे, ये लाइन पूछी गई तो हाड़ से संबंधित दिया गया है, मांस से संबंधित दिया है ना। अब मज्जा वो दिया हुआ है, इसका मतलब बीभत्स का मतलब घिन का मतलब घिनौना, यही से जुगुप्सा इसका अस्थाई भाव होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब 32 में जो आंसर नंबर होगा वो इसमें ए होगा, बीभत्स रस के अंतर्गत इसको लाएंगे। निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। दिए गए विकल्प में से इनमें से कौन सा विकल्प है। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, बिल्कुल आशुतोष उनका पर्यायवाची है। पिनाकी, लंबोदर, पिनाक और पियासु, है ना। तो पिनाकी और पिनाक जो था भगवान शिव का धनुष था, ये धनुष है। भगवान शिव के धनुष का नाम पूछेगा क्या था, धनुष है पिनाक किसका धनुष है, भगवान शिव का। यहाँ पर शिव का पर्यायवाची मानेगा पिनाकी का मतलब पिनाक को धारण करने वाले अर्थात कौन, भगवान शिव। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर नंबर ए होगा वो इस समय सही है। लंबोदर दिया है, लंबोदर तो आप लोग जानते होंगे कि लंबोदर का मतलब होता है गणेश। पियासु का मतलब होता है पीने से संबंधित या पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु होता है, फिलहाल पियासु इसमें टाइप है। किस क्रम में विव्रत स्वर है, तो विव्रत स्वर मैंने एक ही लिखवाया था, कौन सा, बड़ा आ जो होता है वो आपका विव्रत स्वर। विव्रत का मतलब पहली क्लास दूसरी क्लास में मेरे देखो विव्रत स्वर का मतलब होता है जिसका उच्चारण करने में मेरा पूरा मुख द्वार खुलेगा, उसे बोलते हैं विव्रत स्वर। तो किस क्रम में विव्रत स्वर है, बड़ा आ में। छोटी बड़ी समृत में लिखवाया था, ए लिखवाया था मैंने, ए लिखवाया था अर्ध समृत में, इसको देखो। और इन दोनों को मैंने लिखवाया है समृत में। वहां पर क्लास नंबर मेरी जो 2 थी उसमें मैंने लिखवाया था छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ऊ, ये आपके समृत है। ए और ओ ये दो आपके अर्ध समृत हैं। बड़ा आ यहाँ पर हो जाएगा विव्रत, और विव्रत का मतलब होता है जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार पूरा खुले। उसके बाद है छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं। छंदबद्ध पंक्ति में संयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन लिखा है यति कहते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है तुक कहते हैं, और लास्ट दिया गया है गढ़ कहते हैं। इसका मतलब आप समझ पाए कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता का मतलब समझ गए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कविता दी गई है, कविता की 2 लाइनें हैं और यहाँ पर जो शब्द दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर उसके स्वर और व्यंजन की आवाज एक जैसी हो, तो एक जैसी होगी तो क्या होगा, चरण कहते हैं। नहीं, छंद की प्रत्येक पंक्ति को, प्रत्येक लाइन को, उसको चरण बोलते हैं। यति का मतलब यहाँ पर जो कामा लगा होता है, मंगल भवन अमंगल हारी, तो ये जो कामा लगा है इसी को बोलते हैं यति का मतलब होता है विराम। गण क्या होता है, गण का मतलब होता है 3 वर्ण अगर कहीं पर दिए हैं उनसे मिलकर के जो शब्द बनाया गया होगा उसे कहते हैं गढ़। क्या कहते हैं, गढ़।
तुक बचा हुआ है। तुक का मतलब होता है किसी भी कविता के अंतिम शब्द जब एक जैसे होंगे, यानी स्वर और व्यंजन में जो समानता दिखाई देगी, उसे क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। अब बात आई है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अब बात यह है कि यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। अब इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो पैसेज को पढ़ने से बेहतर है सबसे पहले हम काम क्या करें, उसका जो प्रश्न है हम उस पर नजर डाल लें। प्रगतिवाद किस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है? प्रगतिवाद किस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है अतीत का विलोम क्या होगा? अतीत मतलब जो बीत चुका है तो आधुनिक हो जाएगा। उसके बाद प्रगतिवाद मनुष्य की वर्तमान दशा के लिए किसे दोषी ठहराता है? ठीक है। उसके बाद है प्रगतिवाद का मुख्य शत्रु क्या है? और लास्ट क्वेश्चन जो होगा, साम्राज्यवादियों तथा पूंजीपतियों के उत्पीड़न से किसकी दुर्गति हुई है? अब आइए पैसेज पर नजर डालें। पैसेज क्या कह रहा है? पैसेज ये कह रहा है पैसेज कह रहा है कि प्रगतिवादी पूंजीवाद का प्रमुख शत्रु है। वह शोषित वर्ग के लोगों को समाज की जागृत शक्तियां मानकर उनकी सहायता के लिए समाज को सचेत करता है। वह दलित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है। मनुष्य की वर्तमान दुर्दशा के लिए वह अतीत को दोषी ठहराता है, क्योंकि वर्तमान अतीत का ही प्रतिफल है। अतीत का इतिहास मुख्यतः पूंजीवादी सभ्यता का इतिहास है। साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों के उत्पीड़न से मनुष्य की जो दुर्गति और दुर्दशा हुई है वह अत्यंत दर्दनाक है। आर्थिक साधन और जीवन सुविधाओं से हीन मानवों की यह दुर्दशा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति से नहीं देखी जा सकती। तो ये बात इस पैसेज में कही गई है कि जो पहले के जो रूल बनाए गए थे उसी रूल के अकॉर्डिंग आज का समाज चलता जा रहा है। उसमें जो उसकी दुर्गति हुई है उसी में क्या करना है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें इसका जवाब देना है। उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें इसका जवाब देना है। सेकंड इसको मिटा दूं फिर आगे मैं बात बताऊं। अब प्रगतिवाद के बारे में पूछा था, तो प्रगतिवाद पूंजीवाद का प्रमुख शत्रु है। तो क्वेश्चन ये और इसका आंसर बताना है कि प्रगतिवाद पर, अब पहले क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिवाद किस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है, ये बात बताना है। उच्च वर्ग पर, दलित वर्ग पर, निम्न वर्ग पर और प्रयोगवाद पर। तो जाहिर सी बात है उच्च वर्ग पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दलित वर्ग जो है, आज भी देखा होगा दलित वर्ग को वैसा ही शोषित किया जा रहा है। देखा होगा आपने कि दलित वर्ग को आज भी उसको दबाया ही जाता है। तो इसका जो सबसे प्रगतिवाद किस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है? हमेशा दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, इन सब के ऊपर संबंधित बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 दिया गया है, 36 का जो आंसर नंबर बी दिया गया है, दलित वर्ग के ऊपर बात की गई है। ये तो अभी मैंने बताया था। अतीत का मतलब जो बीत चुका है, इसका मतलब आधुनिक, यानी क्वेश्चन नंबर जो 37 दिया हुआ है इसका जो आंसर सही होगा वो आपका आधुनिक सही हो जाएगा। आधुनिक सही करें कि वर्तमान कर दें? आधुनिक, आज वर्तमान नहीं, एकदम एग्जैक्टली आएंगे आप वर्तमान पर। दोनों आंसर सही दिए हैं फिलहाल, लेकिन वर्तमान और बेहतर होगा। अतीत का मतलब जो पूरी तरह से बीता है, वर्तमान का मतलब जो आज चल रहा है, आधुनिक का मतलब जो आज का दौर चल रहा है ना, 10-5 दिन का दौर है, आधुनिक है। वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये वर्तमान होगा। तो एकदम एग्जैक्ट जो इसका आंसर होगा, अतीत का विलोम शब्द पूछा है, अतीत में इसका मतलब वर्तमान में जो बात चल रही है उसको बोलेंगे आप यहाँ पर वर्तमान से संबंधित। अब क्वेश्चन इसके बाद में अगला दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 38 प्रगतिवाद मनुष्य की वर्तमान दशा के लिए किसे दोषी ठहराता है? परंपरा को, अतीत को या पूंजीवाद को, साम्राज्यवाद को? अतीत ने ही सब कुछ बना करके मेंटेन किया है। अतीत में अगर ऐसे रूल बनाए गए होते तो दलित वर्ग के ऊपर आज इतना बड़ा कुठाराघात ना होता। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर नंबर सी सही होगा वो आपका अतीत सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन दिया है प्रगतिवाद का मुख्य शत्रु क्या है? दलितवाद, स्त्रीवाद, राजनीति
या फिर पूंजीवाद। तो इसमें तो क्वेश्चन बताया गया था कि जो पूंजीपति है, प्रगतिवाद का मुख्य शत्रु कौन है? पूंजीपति। जो लोग पूंजीपति थे वही इसके मेन शत्रु हो गए, यानी उनका शोषण किया गया है। तो प्रगतिवाद का मुख्य शत्रु क्या है? तो यहाँ पर आंसर जो सही होगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 39 का डी सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि साम्राज्यवादियों तथा पूंजीपतियों के उत्पीड़न से किसकी दुर्गति हुई? किसकी दुर्गति होगी? व्यापार की, मनुष्य की, या फिर राजनीति की, या फिर धर्म की? अरे आदमी की दुर्गति हुई है, मनुष्य की दुर्गति हुई है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर पूंजी साम्राज्यवादियों तथा पूंजीपतियों के उत्पीड़न में दुर्गति किसकी हुई है? तो मानव की, और खासकर किस मानव की? दलित वर्ग की। जो अतीत में जो नियम्स बनाए गए थे उस नियम के थ्रू आज मानव की दुर्गति हुई है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कुछ भी इसमें अतिरिक्त नहीं बोला है और उतना ही मैंने बोला है जो यहाँ पर डिस्कस करने लायक थी। तो ये स्पीड टेस्ट नंबर 1 साल करा दिया है, फिर मैं 1-2 दिन में स्पीड टेस्ट नंबर 2 फिर साल कराऊंगा। इसी तरह से प्रत्येक सैटरडे को, शनिवार को दिन में 12 बजे ST होती है, और आप सैटरडे को आकर के संस्था में आप स्पीड टेस्ट देंगे, है ना, और अपना आकलन करते हैं जब तक आपका SI का पेपर नहीं होगा। और ये बिल्कुल मुफ्त है सभी के लिए, किसी भी गांव से हो, किसी भी शहर से हो, आकर के संस्था में अपना नामांकन दर्ज कराएं। आज मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं, अगली क्लास में कल फिर लेकर के आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।